हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या दुनिया में इससे बढ़िया कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनी है। एक के बाद एक सस्पेंस, और जब उस सस्पेंस के ऊपर से पर्दा हटता है तो रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप एक चिड़ियाघर में आया होता है और वहाँ एक उनको अजगर दिखाया जाता है और टीचर बताती है कि अजगर को चूहे और छोटे छोटे जानवर खिलाए जाते हैं। तभी उनमें से एक छोटा सा बच्चा अपनी जेब में से चूहा निकालता है और अजगर के कैबिन में छोड़ देता है, और जब उस पर अजगर अटैक करता है तो सारे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर एक बच्चा खड़ा होकर उनकी इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है। उस बच्चे को पता नहीं क्यों हिंसक चीजें देखकर बहुत मजा आता था। तो जहां दूसरे बच्चे ऐसी चीजों से भागते हैं और ये बच्चा इस तरह के एक्शंस का दीवाना था, इनको लेकर पागल था। और फिर हमारे सामने आता है 5 साल के बाद का समय, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और एक चर्च में जाता है और गॉड से कह रहा होता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया कि सारे लोग कहते हैं कि मैं जन्म से ही ठीक नहीं हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि ये स्टोरी शुरू होते ही ढेर सारे सस्पेंसेस हमारे सामने रखती है। तो बच्चे के ये क्वेश्चंस कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा पैदा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए कहानी 10 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी अपने घर जा रही होती है जिसको एक टैक्सी ड्राइवर रास्ते में ही छोड़ जाता है और कहता है कि इतनी स्नोफॉल हो रही, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। तो वो लेडी अपने घर वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे कोई लेने आ जाए, पर कोई अवेलेबल नहीं होता। तो वो पैदल जाने लगती है। तो पीछे से एक छोटी सी लड़की आवाज़ लगाती है कि आप मेरी हेल्प करो, मेरे डैडी की जो गाड़ी है एक पेड़ से टकरा गई है और वो बेहोश हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो वो लेडी उस छोटी सी बच्ची को रोता बिलखता देख उसकी हेल्प करने के लिए उस जंगल में चली जाती है। पर जैसे ही वो गाड़ी के पास जाती है तो गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस पर हमला कर देता है और उसको वहीं मार देता है, जिस पर बाहर बैठी लड़की नहीं 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 कहती रहती है, जबकि वहां उसको भेजने वाली भी वो खुद होती है। फिर हम एक सी साइड देखते हैं जिसमें कुछ गोताखोर पानी में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक और डेड बॉडी, और वहाँ से बाहर निकालते हैं एक और डेड बॉडी जिसको काफ़ी सारी मछलियाँ धीरे धीरे करके खा रही थी। तो ये एक 20 साल की लड़की की डेड बॉडी होती है। पर इन सारे मर्डर्स में एक बात सिमिलर होती है कि डेड बॉडीज के हाथ पे एक ही तरह का साइन मर्डरर बना रहा होता है। तो इसमें सारा प्रशासन हरकत में आ जाता है और पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहता है और फिटकार भी लगाता है कि पुलिस इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही। तो प्रेसिडेंट यहाँ अनाउंस करता है कि वो कोरिया को एक साइकोपैथ किलर फ्री सोसाइटी बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके देश में ऐसे साइकोपैथ जन्म भी लें। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर सीरियल किलर कैसे पैदा होते हैं, हेरिडिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे किसी के जीन में पता चल जाता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो एक साइकोपैथ होगा कि नहीं होगा, कैसा इंसान होगा, वो हमें पहले ही पता चल जाता है। और जब उसे पूछा जाता है कि इस बारे में आप कितने श्योर हैं, तो वो कहता है कि 99% जो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट वैसा ही आता है कि मैं अपने टेस्ट से प्रूव कर सकता हूँ कि आने वाला बच्चा साइकोपैथ है कि नॉर्मल है। इस पे सारे स्टूडेंट्स और जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी उस प्रोफेसर को किसी का फ़ोन आता है तो वो कहता है सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग में बुलाया जाता है ताकि उसकी राय ली जा सके। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए वो अपना पक्ष रखता है कि सरकार को एक रूल पास कर देना चाहिए कि जिस किसी भी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का साइकोपैथ का अंश है तो उस बच्चे को पैदा होने से रोका जाए, यानी बच्चे को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाए। तो ये मीटिंग 9 व्यक्तियों के दरमियान होती है जिसमें काफ़ी डिस्कशन होती है, जिसमें 4 इसके पक्ष में होते हैं और 4 इसके अगेंस्ट होते हैं। तो एंड में उस मीटिंग के प्रेसिडेंट को अपनी कास्टिंग वोट देनी पड़ती है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि उसने इसके अगेंस्ट वोट दी है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको मारा जाए।
वो इसके अगेंस्ट वोट इसलिए देता है क्योंकि उसके अपने घर 10 साल के बाद बच्चा जन्म ले रहा होता है और वो किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहता कि कोई भी आके प्रूव कर दे कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, साइकोपैथ है और उसको अपने बच्चे को मारना पड़े। सो एट द एंड ये कानून पास नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने एक्स जीजा जी के पास जाता है। ये डॉक्टर होते हैं, शहर के बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर जो एक बहुत अच्छे घर में रह रहे होते हैं, बहुत ही सोबर पर्सनालिटी के मालिक होते हैं और उनकी बीवी को भी 9th मंथ लगा होता है और बहुत अच्छे से वो अपनी बीवी का ख्याल रख रहे होते हैं जिससे उसकी वाइफ भी काफी प्रभावित होती है। तो यहाँ प्रोफेसर अपनी माँ के द्वारा बनाया गया गिफ्ट डॉक्टर की वाइफ को देते हैं जिसपे ब्लेस लिखा होता है और डिनर करके वहां से चले जाते हैं। इसके पैरेलल ही एक और स्टोरी को हम देखते हैं जिसमें एक वैन में एक फैमिली जा रही होती है, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। अचानक से वैन रुक जाती है जिसपे वो कहते हैं कि ये क्या खटारा आप लेकर आ जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो वैन चल पड़ती है। फिर हमें प्रोफेसर के होटल का सीन दिखाया जाता है जहां वो रुका होता है। वहां अपने वो बटुए से वो फोटो निकालता है जिसमें डॉक्टर, उसकी बहन और वो खुद होते हैं और अपनी वो बहन को याद कर रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की डेथ हो गई होती है जिसके बारे में उसको पता नहीं होता कि वो कैसे हुई थी। इसके बाद फिर वही वैन का सीन आता है तो वैन के ड्राइवर के एकदम दिमाग में आता है कि शायद वो गलत आ गया है, तो वो अपनी गाड़ी रोककर सामने खड़ी एक कार के यात्रियों से एड्रेस पूछने चला जाता है। तो उस कार में कौन होता है वो भी आपको बाद में पता चलेगा। खैर वो एड्रेस पूछ कर आ जाता है और बड़ा खुश होता है कि यस वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम ठीक रास्ते जा रहे हैं, आगे से जाकर हम लेफ्ट ले लेंगे और हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो उन्होंने कैंपिंग करने के लिए एक साइट बुक की होती है पर उनको ये पता नहीं होता कि इतनी स्नोफॉल के कारण वो साइट बंद होगी और वहाँ कोई भी नहीं था। ये बात उनको वहाँ पहुँचकर फ़ोन करके पता चलती है। पर कैंपिंग के ऑर्गेनाइजरों ने कहते हैं कि अगर वो रात को उस प्लेस पे रुकना चाहते हैं तो हम फ्री उनको वहां रुकने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे, जिस पर बच्चे जिद करने लगते हैं और उनको वहां रुकना पड़ता है। और जब बच्चे अपना खेल रहे होते हैं और उनकी वाइफ वॉशरूम के लिए साइड पर जाती है तो तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और जब वो उसको मारने ही लगता है तो पीछे से जुंग गैंग यानी उसका पति वो आ जाता है और उसकी मर्डरर के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ बच्चों को लेकर। तो उसकी पत्नी बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठती है पर गाड़ी जैसे पहले दिखाते हैं वो स्टार्ट नहीं होती। तो शोर से बचने के लिए वो गाड़ी को स्टार्ट करना बंद करती है और बच्चों को गाड़ी के बीच में ही कहीं छुपाकर उनको बाहर ना आने के लिए कहती है। तो उस लेडी का नाम होता है जुंग जियोन। जुंग जियोन जब अपने हस्बैंड का पता लेने बाहर जाती है तो देखती है कि वो कातिल उस वैन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो उसके सामने से भाग कर गुजरती है तो मर्डरर उसको पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बदकिस्मती से ये सारा कुछ होते बच्चे देख लेते हैं। इस पे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को किसी टैची में छुपा देता है और आप कहीं दूसरी जगह छिप जाता है। जब वो मर्डरर वैन में एंटर करता है और उस बड़े से बैग को खोलने की कोशिश करता है जिसमें उसने अपने छोटे भाई को छिपाया हुआ था तो उसको बचाने के लिए वो खुद अपने आप को रिवील कर देता है और मर्डरर उसको पकड़कर उसी जगह मार देता है। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है और छोटे बच्चे की जान बच जाती है पर कातिल वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं भाई को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है जहां जो छोटा बच्चा जो कि बैग के अंदर बंद था, जो बचा हुआ था, वो बहुत डरा होता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर काफी अग्रेसिवली उससे पूछताछ करता है कि बताओ तुमने उसका फेस देखा, कितना बड़ा है वो, कितना छोटा दिखता है, किस उम्र का है, मुझे कुछ बताओ। वो इतना अग्रेशन इसलिए दिखा रहा होता है क्योंकि उसकी अपनी बेटी का कत्ल भी बिल्कुल वैसे ही उस सीरियल किलर ने किया होता है। पहले तो बच्चा बहुत डरता है पर एकदम से उसके सामने वो बड़ी सी पिक्चर आ जाती है जिसको देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यही है वो आदमी जिसने मेरी माँ को मारा। कि बहुत सारी पुलिस फोर्स उस डॉक्टर के घर में पहुंच जाती है सर्च वारंट लेकर और उसके घर की जगह जगह छानबीन करती है पर उनको कुछ नहीं मिलता। जाते जाते वो बच्चा
जो छिप छिप के पुलिस की गाड़ी में चाकू लेकर आ गया था, वो उस डॉक्टर पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर थोड़ा सा पीछे हटता है और 7 बने स्नोमैन नीचे गिर जाते हैं। और स्नोमैन की स्नो के अंदर एक लिफाफा काले रंग का वो भी सामने आता है। जब वो खोला जाता है तो उसमें उसकी माँ का सिर होता है, जिससे पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पहले पहल तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने नहीं बनाया, और पुलिस के पास भी इसका कोई सबूत नहीं होता। पर उसकी अपनी बीवी जो कि 9th मंथ में थी, वो खुद पुलिस के सामने वो फोटो लेकर आ जाती है, जिसमें वो सुबह 4 बजे उठकर वो स्नोमैन बना रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि डॉक्टर ये मान जाता है कि वही सीरियल किलर है और वही सारा कुछ कर रहा है। और हाँ, यहाँ ये बताना तो भूल ही गया, उस वैन ड्राइवर ने जिस कार वाले से एड्रेस पूछा था कैंपिंग का, तो उस कार में वही डॉक्टर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही प्रोफेसर अपने उस एक्स जीजा जी को यानी डॉक्टर को फिर मिलने आता है। तो उसको बोलता है, क्या तुमने ही मेरी बहन को मारा था? क्यों मारा था बताओ? तो डॉक्टर भी बेधड़क कह देता है, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और मैं चाहता था कि मेरे जैसे और दुनिया में आए, पर उसको क्योंकि पता चल गया था कि मैं एक साइकोपैथ हूँ, इसलिए उसने मेरे बच्चे को जन्म देने से इनकार कर दिया और मैंने उसको तड़पा तड़पा के मार दिया। पर अब बात ये थी कि अपनी दूसरी मैरिज में वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो चुका था, उसके बस बच्चा होने ही वाला था। पर इन सारी बातों के बाद उसकी अपनी बीवी अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। पर यहाँ हमें उसका माइंड मेकअप करने के लिए यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि एक और लेडी जो कि ऐसे ही किसी साइकोपैथ से मैरिज करती है, पर वो साइकोपैथ अपनी बीवी के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो कहती है कि मेरा हस्बैंड जो कि बहुत अच्छे थे, वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, मेरे पास सिर्फ यही निशानी है उनकी, अब मैं इसको ज़रूर जन्म दूंगी। तो वो भी अपना माइंड मेकअप कर लेती है कि ठीक है, मैं भी इस बेटे को जन्म दूंगी। और फिर हमें पता चलता है कि उस डॉक्टर को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। वो डॉक्टर वहाँ जेल से एक दिन वो प्रोफेसर को एक पार्सल भेजता है और जैसे ही वो पार्सल खोलता तो तेजी से एक चूहा बाहर निकलता है और जब वो पार्सल को पूरी तरह खोलता तो एक और चूहा उसमें होता है। तो ये चूहे वाला सीन अगले सीन के साथ कनेक्टेड हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं वही बच्चा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है, 5 साल का बच्चा, वो बारिश में छाता लेकर बाहर जा रहा होता है। तो वहाँ सामने उसे एक चूहा दिखता है और वो उसको पॉपकॉर्न खिलाता है और उस चूहे को उठा के अपनी जेब में डाल लेता है, अपना फ्रेंड बना लेता है। तो यहाँ पर आके हमें समझ आती है कि ये जो स्टार्टिंग में चूहा उसने वो अजगर वाले कैबिन में फेंका था, उसको कहाँ से मिला। तो ये कनेक्टेड यहाँ पर होता है। तो इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि जो सस्पेंस काफ़ी देर पहले आपके सामने रखी जाती है, उसके ऊपर से पर्दा काफ़ी देर बाद उठाया जाता है। वो इतनी देर जो सस्पेंस बनी रहती है वो हमें कहानी में जुड़े रहने के लिए काफ़ी होती है। इसके बाद फिर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी स्माइल दिखाई जाती है कि कैसे वो खून को, मर्डर्स को देखकर स्माइल देता है, उसका मज़ा लेता है। तो फिर हम और 5 साल के बाद देखते हैं एक स्कूल का सीन जिसमें वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है और टीचर आके देखती है उसकी बाजू में काफ़ी सारे स्क्रैच पड़े होते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है और मैडम को जुंग जैहून की शिकायत लगाता है। अब ये नाम इतना मुश्किल है, हम इसका सिंपल नाम रख लेते हैं। जो मेन करेक्टर है राज, ठीक है। तो राज की शिकायत लगाता है, तो राज को बुलाया जाता है। तो मैडम पूछती है, तो अपने आम को ऐसे क्यों रगड़ रहे हो? वो कहता है, जब मैं किसी बच्चे को नहीं पसंद करता, वो मुझे चिढ़ाता है, तो मैं अपनी बाँ रगड़ने लग जाता हूँ। पर टीचर कहती है, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। तो राज कहता है, इस वक्त आप मुझे चिढ़ा रही हैं। तो टीचर उससे डर जाती है, कहती ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो इसके बाद वो उसके पापा को बुलाती है। अब ये पापा कौन है ये तो आगे ही रिवील होगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ ही देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली होगी। अब इसके सौतेले बाप को वहाँ स्कूल में बुलाया जाता है
और उसको वो ड्राइंग दिखाई जाती है कि देखो आपका बच्चा कैसी ड्राइंग्स करता है, और ड्राइंग भी सारी कत्लो गारत वाली होती है, जिसमें उसने खून किया होता है, जिसमें उसने चीर फाड़ की होती है। और साथ में टीचर उसकी एक शिकायत लगाती है कि कैसे उसने स्कूल में एक खरगोश के पेट को पाड़ दिया था, ये देखने के लिए कि वो वैसे ही फूल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर उसका बाप काफ़ी परेशान होता है, और जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में अपने बच्चे से ये कंफर्म करता है, क्या तुमने सचमुच एक रैबिट का पेट चीर दिया था? और जब राज कहता है यस, तो उसका बाप उसे रास्ते में ही बहुत पीटता है। और साथ ही में उसकी माँ को फ़ोन लगाता है और कहता है, देखो तुम्हारे बच्चे ने क्या किया जिसने मुझे फिर स्कूल में शर्मसार कर दिया। तो फिर हम घर का सीन देखते हैं, जिसमें राज का पिता जिन दो चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता है वो दिखाते हैं। नंबर 1 जो एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं, और नंबर 2 उसका डॉगी। तो इस पे हम देखते हैं कि राज फिर अपनी बाजू स्क्रैच करने लग जाता है और अमोनिया की एक बोतल लेता है और एक्वेरियम में डाल देता है, जिससे वो सारी मछलियों को मार देता है। उसका भाई उसे रोकना चाहता है कि ऐसा ना करो, मैं मछलियों को मरता नहीं देख सकता, तो वो उसे धक्का मार के पीछे गिरा देता है। और उसके बाद वो उस डॉग को भी उठाकर ले जाता है और अपने भाई को वार्न करता है, अगर तुमने पापा को ये बताया कि मछलियाँ किसने मारी और डॉग को कौन ले गया, तो फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं। तो ऐसे में वो उस छोटे से डॉग को भी लेकर चला जाता है। उसके घर से बाहर निकलते ही जब पापा अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं मछलियाँ मरी हुई। इस पे उसकी छोटी बहन सारी कहानी रिवील कर देती है कि कैसे राज ने इनको मारा है, और कुत्ते को लेकर भी चला गया। और थोड़ी देर के बाद ही राज के डैडी को पता चलता है कि कुत्ते की लाश साथ वाले तालाब में है और कई लोग उसको देख रहे हैं। तो इसके बाद राज की वो पिटाई होती है, जिसको बचाने के लिए उसकी माँ आगे आती है, पर राज के पिता लगातार उसको पीटते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ खिलाने के बहाने राज अपने छोटे भाई को बाहर ले जाता है और ये भी कहता है कि आओ जहाँ पर वो छोटा कुत्ता दफनाया गया मैं तुम्हें वहाँ भी ले जाता हूँ भी कहाँ दफनाया था। तो जब वो वहाँ लेकर जाता है वहाँ एक और गड्ढा खोदा होता है, जिसमें वो अपने छोटे भाई को धक्का दे देता है और उस गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि उसकी माता पीछे से आती है और उसको खूब मारती है, इवन उसका गला तक दबाने लग जाती है कि मैंने तुझ जैसे मॉन्स्टर को जन्म क्यों दिया, मैं आज तुम्हें मार ही दूंगी। तो जब वो उसका गला दबा रही होती है तो कहानी फिर वही जहाँ से शुरू होती है। जैसे हमने आपको बोला था कि जब वो 10 साल का होता है तो एक चर्च में होता है, तो उसमें वहाँ कह रहा होता है कि मेरा जन्म ऐसे क्यों हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों बनाया, क्या तुम भी मेरे में और दूसरे लोगों में भेद करते हो। लोग कहते हैं कि मैं अलग तरह से पैदा हुआ हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक शैतान हूँ, मैं एक साइकोपैथ हूँ। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? और अगर ऐसे है तो मैं आपसे प्रे करता हूँ कि मैं कभी साइकोपैथ ना बनूं, मर्डरर ना बनूं, एक शैतान ना बनूं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक न्यूज़ फ्लैश कर रही होती है और एक और फीमेल की लाश मिली है जिसके बारे में कंप्लेंट लिखाई गई थी, और पुलिस इसको भी वही सीरियल किलिंग का केस बता रही है। और हम यहाँ देखते हैं उसी राज का कमरा जो कि अब बड़ा हो चुका है, और उसकी बचपन की फ़ोटो के ऊपर उसी लड़की की फ़ोटो लगी होती है जिसका उसने अभी अभी मर्डर किया होता है। और साथ ही में वो कहता है कि इतनी सारी प्रेयर्स करने के बावजूद भी उस ऊपर वाले ने कभी भी मेरी प्रेयर नहीं सुनी, मुझे किलर बना ही दिया। और यहाँ फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वही राज अपने सौतेले बाप का खून करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और उसके दोनों भाई बहन कहीं छिपकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, आप क्या समझते हैं कि हमें नहीं पता? मेरी तरह बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके दिमाग में कोहराम मचा रहे होंगे कि ये क्यों हुआ, ये सीन किस लिए दिखाया गया, इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो बहुत सारे इन अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए ज़रूर देखिए पार्ट 2। काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नई वीडियो की अपलोडिंग की जानकारी मिलती रहे।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, यहाँ ये बताना तो भूल ही गया, उस वैन ड्राइवर ने जिस कार वाले से एड्रेस पूछा था कैंपिंग का, तो उस कार में वही डॉक्टर था।